लोग आज अनुच्छेद 21 पर बात करने वाले और कंक्लूडिंग बात करेंगे। लेकिन एक चीज खूब समझ लीजिए कि अनुच्छेद 21 पर आपको बहुत सारे सवाल ये मिलेंगे कंपटीशन में, जिनमें लीगल ऐसे भी है और वो भी इसी में मिलेगा। और कंपटीशन में कभी भी उत्तर लिखने की जो कला होती है वो कला यही है कि सबसे पहले आप ये बताएंगे कि जो कुछ आपसे पूछा गया है उसके संबंध में कानूनी प्रावधान क्या है, और उन कानूनी प्रावधानों का उल्लेख करने के उपरांत न्यायालय ने उन कानूनी प्रावधानों की किस प्रकार की व्याख्या ये अपने निर्णयों में की है, ये आपको लिखना है। और तीसरी बात जो लिखी जाती है कि वो जो आपका अपना विचार है, यदि आप लिखना चाहें तो लिखें और न लिखना चाहें तो मत लिखें। मेरा अपना व्यक्तिगत जो अनुभव और परामर्श है वो ये है कि यदि न्यायिक विचार से आपकी सहमति न हो, ठीक है, तो आप न लिखें, क्योंकि जो मूल्यांकन करेगा आपकी कॉपी का वो किस वृत्ति और प्रवृत्ति का होगा, इसकी जानकारी आपके पास नहीं है। इसलिए अपने व्यक्तिगत विचारों को आप प्रकट न करें तो यह आपके हक में होगा, ठीक है। आपके व्यक्तिगत विचार न्यायिक विचार से संगतता रखते हैं, सहमति रखते हैं या नहीं रखते, भूल जाइए उसे। आप सिर्फ न्यायिक विचार का उल्लेख कीजिए और जो अथॉरिटीज आप डालेंगे, यानी जो केस लॉ जिसका उल्लेख करना चाहिए, तो अनंत केस लॉ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। आपसे कई बार हमने कहा है कि केवल 3 या 4 अथॉरिटीज पर्याप्त होती हैं, लेकिन वो 3 और 4 अथॉरिटीज कौन सी हो, इस पर बात हमेशा टिकती है आखिर। तो हमेशा उस अथॉरिटी का सबसे पहले उल्लेख करेंगे आप जिस अथॉरिटी में वर्तमान कानूनी स्थिति की शुरुआत हुई, ठीक है। जैसे अनुच्छेद 21 इस पर आप बात करना चाहते हैं, तो अनुच्छेद 21 इसके संबंध में पहली बार न्यायिक मत एके गोपालन में आया, तो एके गोपालन तो लिखा ही जाएगा। और उसमें क्या व्याख्या हुई, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इसकी व्याख्या हुई। लेकिन उसमें जो न्यायिक मत आया वो आज का न्यायिक मत नहीं है, लेकिन बात वहीं से शुरू हो रही है, इसलिए आप उसका उल्लेख तो करेंगे ही। उसके बाद वर्तमान जो न्यायिक मत है वो जिस मुकदमे में आया वो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसलिए मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये तो उल्लिखित होगा ही होगा। अब इसके बाद ये देखना पड़ेगा कि प्रश्न का नेचर क्या है। अगर वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हुए रिफॉर्म के बारे में बात कर रहा है तो एक ओवरव्यू ये आपराधिक न्याय प्रशासन पर जो मेनका गांधी का हुआ वो दिया जाएगा। अगर वो विशेष पूछ रहा है कि बेल के संबंध में बताइए, डेथ सेंटेंस के बारे में बताइए, तो आप विशेष उल्लेख उसका करेंगे। एके गोपालन और मेनका गांधी का बहुत थोड़ा उल्लेख ये करेंगे, और डेथ सेंटेंस में भी जहां से बात शुरू हुई, ठीक है, वहां से
आप लिखना शुरू करेंगे और कहां तक आएंगे? त्रिवेणी बेन। ठीक है, क्योंकि त्रिवेणी बेन में जो 5 जजेस बेंच बनी, उसने जो बात सामने रखी है वो आज का कानून है। ठीक है, मानिए आप इन्वायरमेंट इसके संबंध में बात करें तो एक को पालन से आने की कोई जरूरत नहीं। तो आप सीधे कह सकते हैं कि अनुच्छेद 21 की जो वर्तमान व्याख्या है, ये मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस मुकदमे से प्रभावित है। और मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यह कहा गया है कि प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता, इस शब्दावली में जितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हो सकती हैं सब शामिल है। और उनमें से एक का भी है, हनन यदि आपको करना है, एक को भी लेना है, तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, इसके अलावा अन्य कोई तरीका हो ही नहीं सकता। और फिर आपको यह उल्लिखित करना चाहिए कि मेनका गांधी के बाद जो लीगल सिनेरियो आया है, लीगल सिनेरियो की हिंदी विधिक परिदृश्य। असल में हमने कई मेंस दिए, इसलिए हम आपकी कठिनाइयों को जानते हैं। आप जिस समय लिखना शुरू करते हैं उस समय अगर आपने बाई लिंगुअल, ठीक है, द्विभाषी ढंग से समझ नहीं रखा है चीज को, तो हिंदी ही ध्यान में नहीं आएगी। ठीक है, और वहां समय की कमी है सबसे ज्यादा। विषय आता होता है, अक्सर जो ठीक ठाक मेंस देने वाले हैं विषय आता होता है उन्हें, जो कमी होती है वहां समय की। सोचना नहीं है, लिखना है। और जब हम पहले जब एग्जाम देते थे, तब जब हम सोशल मीडिया पर लिखते थे तो आप जैसे मूर्ख थे, हम भी THAT दैट को DAT दैट लिख देते थे। इससे जो कठिनाई आती है ये आती है कि आपका वैसे लिखने की आदत बन जाती है, और जिस समय आप वहां लिखेंगे आपका हाथ स्वयं वही लिख देगा जो आप सोशल मीडिया पर लिखते रहे हैं। यह हमने अनुभव किया है, हमारा यह अनुभव है, इसलिए मुझसे जानते हैं। एक आध मेंस में बड़ी कठिनाई, हमने टोटल 12 मेंस दिए हैं, ठीक है, लेकिन एक आध मेंस में बहुत कठिनाई आई, तब हमने उस आदत को चेंज करना शुरू किया। इसे कभी भी अशुद्ध न लिखिए, वो आदत आपको बहुत तकलीफ देगी। और उसी समय हमें यह ध्यान में आया था कि जैसे मैं लीगल सिनेरियो कह दिया, अब आप लीगल सिनेरियो ही ध्यान आएगा। ठीक है, अब आप अंग्रेजी में लिख नहीं रहे हैं तो बीच में लीगल सिनेरियो लिख कैसे देंगे? लीगल सिनेरियो की हिंदी आ नहीं रही, अब आप सोच रहे हैं बैठे, चलो सोचने से आ भी जाएगी लेकिन समय निकल जाएगा। इसलिए इसी समय आप जब भी पढ़ें तो आप ये मानकर पढ़ें कि हम पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे। पास तो LLB में सब होते हैं, सब। LLB एक ऐसा कोर्स है जिसमें पास होने से ज्यादा आसान काम कोई है ही नहीं, इससे ज्यादा आसान काम कोई नहीं है। खुद के बारे में सोचिए, खुद के बारे में, और एक बार चीजों को उठाकर देखिए कि क्या आपने यही लिखा था जो किताबों में लिखा है। वो तो लिखा ही नहीं था, वो तो आज भी नहीं पता है, लेकिन आप पास हो गए हैं। इसका अर्थ ही ये है कि कॉपी ठीक से चेक नहीं होती। हम तो अपने ऊपर कहते हैं कि हम LLB पास हो गए, ये इस बात की गारंटी है कि कॉपी सही चेक नहीं होती, क्योंकि अगर सही चेक हुई होती तो हम पास नहीं होते। क्योंकि बाद में जब हम पढ़ाना शुरू कर दिए तो हमें पता लगा कि हत्या का मरने से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ये यूं कहें, हत्या का मरने से, एकमात्र मरने से ताल्लुक नहीं है, अन्य फैक्टर से भी है, तो मैं अभी पता लगा। इसलिए अब आप कहने को यह भी कह सकते तुम मूर्ख हो, तुम्हें
अभी पता लगा हम तो बहुत काबिल हैं, लेकिन कितने काबिल आप हैं ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप मनों में जानते हैं। ठीक है, ये आप खूब जानते हैं। इसलिए चीजों के शब्द जिस समय आप पढ़ रहे हैं उसी समय हिंदी अंग्रेजी दोनों ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, हर वक्त आपको ऐसे बात करनी चाहिए, कल ही एग्जाम देना है, क्योंकि जैसे अब एपीओ अनाउंस हो गया तो अब कुछ नहीं हो पाएगा। अब तो युद्ध काल शुरू हो गया। ठीक है, तैयारियां शांति काल में होती हैं, अब युद्ध काल है। अब जो आपने शांति काल में तैयार किया उसमें जो इंपॉर्टेंट है उसे करने की स्थिति आ गई है, तो वो बात अलग हो गई। तो जिस समय आप पढ़ते हैं उसी समय सारे शब्दावलियों, तो मेनका गांधी के बाद लीगल सिनेरियो जो बना है, जो विधिक परिदृश्य सोसाइटी में निर्मित हुआ, उसमें यह माना गया कि जीवन का अर्थ क्या है, गुणवत्ता युक्त जीवन। जीवन की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइफ, इसको डिफाइन किया फ्रांसिस कोरली, ठीक है, चमेली सिंह, शांति स्टार बिल्डर्स, ठीक है, बंधुआ मुक्ति मोर्चा, इन सारे मामलों में इन सबका उल्लेख करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको इकोलॉजी पर सेंट्रलाइज होना है। आपको सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि क्या पूछा गया है, हमें अपना ध्यान कहां केंद्रित करना चाहिए। पेजिंग पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है, कि 2 पन्ने एक एक गोपालन पर लिख डाले और 3 पन्ने उस पे और 3 कापियां ले ली और आप सोच रहे हैं कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे, नहीं होंगे। और यही कारण है कि आप 3 कापियां भर के एलएलबी में तो पास हो गए और यहां 4 कापियां भर के फेल हो जाएंगे। ठीक है, जो पूछा गया उस पर बात करिए। तो सिर्फ इतना दर्शित करने के लिए कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जीवन को गुणवत्ता युक्त जीवन माना है। इनमें से फ्रांसिस कोरली, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट केस, और बंधुआ मुक्ति मोर्चा बिकॉज दैट वाज द सेकंड केस। ठीक है, इनमें से किसी एक का उल्लेख करके या 1-2 लाइन में अपनी बात कहकर आगे बढ़ जाना है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इसकी बात की है, गरिमापूर्ण जीवन की बात की है। और गरिमापूर्ण जीवन बीमार जीवन नहीं हो सकता। बीमार जिंदगी गरिमापूर्ण जिंदगी नहीं है। ठीक है, जिंदगी जीने में घिसट घिसट कर जिंदगी जीना ये शामिल नहीं हो सकता। जिंदगी जीने का मतलब होता है जीवन पूरे आनंद के साथ जीना। यही जिंदगी का मतलब हो सकता है और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यही उनका न्यायिक मत है। और अगर इकोलॉजी, पर्यावरण, ये डिस्टर्ब है, पर्यावरण प्रदूषित है, तो जीवन सुनिश्चित नहीं हो सकता। उस गुणवत्ता का, जिस गुणवत्ता के संबंध में न्यायिक मत अभिव्यक्त हुआ है, उस गुणवत्ता का जीवन नहीं हो सकता। तो उस गुणवत्ता के जीवन को सुरक्षित करने के लिए, ठीक है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या या उसमें जो जीवन शब्द है उसकी व्याख्या, इसके आधार पर पर्यावरण के संरक्षण का काम किया है। ठीक है, तो पर्यावरण के संरक्षण का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो इसके लिए ठीक है। एक बात तो हो गई कि अनुच्छेद 21 में वर्णित जिंदगी, इस शब्द का उपयोग माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया। लेकिन बात यहीं अगर आपने खत्म कर दी तो फिर आपको हम नंबर क्यों दें? ठीक है, क्यों दें हम नंबर आपको?
परीक्षक, इसके संबंध में आपको ऐसे विचार करना चाहिए कि मानो वो मेरे सामने बैठा है और हमसे पूछ रहा है कि हम आपको नंबर क्यों दें, और आपको जस्टिफाई करना है कि आप हमें इसलिए नंबर दें। कृपा नहीं मिलती, न कृपा से कुछ हासिल होता है। जिंदगी में जो कुछ हासिल होगा कठोर श्रम से, और श्रम से हासिल करने की आदत डालिए। कृपा से हासिल करना भिखमंगों का स्वभाव है, तो जिंदगी में भिखमंगे मत बनिए, ठीक है। अगर कृपा भी पानी है तो कृपा अर्जित करिए, देखो कृपा अर्जित आपके उद्यम से होती है, आपके प्रयासों से होती है। होगा तो कृपा से ही, तो हम कई बार कह चुके हैं, क्योंकि आप जो कुछ करोगे वो जिस लिए करोगे वो हो जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। आप पूरे मन से करोगे, ठीक है, कुछ करने के लिए, लेकिन फिर भी जो करने के लिए आप करोगे पूरे मन से करोगे, फिर भी नहीं होगा, फिर भी नहीं होगा। और आप कुछ नहीं करोगे और फिर भी हो जाएगा, और आप करोगे और हो जाएगा। तीनों बातें हो सकती हैं। इसीलिए आपके लिए श्रेष्ठ यह है कि आप करो, आप करो, लेकिन ये मानकर करो कि होना ये मेरे अधिकार की बात नहीं है। अगर हो गया तो जिसने किया हम उसके प्रति थैंकफुल हैं। कृपा इसे मानी है, यानी कृपा जब आपके उद्यम से निकलेगी तब वो कल्याणकारी है। अदरवाइज कृपा भीख में मिली हुई कृपा, ये आप में मानवता नहीं, आप में दैन्य भाव इसको जगाती है, और ये अच्छी बात नहीं है। और कृपा का कॉन्सेप्ट आपने हटा दिया तो अहंकारी हो जाएंगे आप, और अहंकारी होने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप ही का बिगड़ेगा, क्योंकि हर बार जो आप चाहेंगे वो नहीं होगा। और एक बार अगर आपने ये मान लिया कि मेरे करने से हुआ है, तो जब करेंगे और नहीं होगा तो फिर आप नदी में कूदेंगे, बाढ़ वाली नदी में कूदेंगे, क्योंकि आप निराश हो जाएंगे, ठीक है। और अगर शुरुआत से आपने ये माना कि जो होता है कृपा से होता है, मेरा काम सिर्फ करना है, तो कुछ नहीं होगा, फिर भी आप प्रसन्न रहेंगे। और जिंदगी में जिन्होंने तैयारी की सब सेलेक्ट ही नहीं हुए, ठीक है, जिनके नाम आप सुनते हो बहुत अच्छे टीचर्स के रूप में, उनमें से एक भी सेलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जिंदगी में माना कि जो होता है कृपा से होता है। नहीं होंगे हम योग्य, ईश्वर हमें किसी और काम के लिए उसने हमें चुना है, बात खत्म हो गई। लेकिन करना यह आपका काम है, इसे जरूर करिए, ठीक है, और भाव के साथ करिए। तो उसने कहा कि इकोलॉजी, ठीक है, कोर्ट अनुच्छेद 21 के आधार पर इकोलॉजी का संरक्षण कर रहा है, पर्यावरण का, एनवायरनमेंट का संरक्षण कर रहा है। ये आपने अगर बताया तो कौन सा जग जीता, ये तो सब बताएंगे। अब एज ए एग्जामिनर हम आपसे पूछ रहे हैं, हम आपको नंबर क्यों दें, ये बताइए। तो आपको एक विहंगम दृष्टि, एक ओवरव्यू ये लेना चाहिए सारी परिस्थिति का, क्योंकि आपको एक बात बड़ी बेसिक है जो ख्याल में रखनी चाहिए कि कोर्ट बिना कानून कुछ नहीं कहेगा। जब तक कानून के प्रावधान नहीं होंगे तब तक कोर्ट कुछ कहेगा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए न्याय का आसन भगवान का आसन बताया जाता है। भगवान भी अपनी ओर से कुछ नहीं करेगा, आप जो करोगे बस उसी का परिणाम उसने पूर्व निश्चित कर रखा है, वो ऑटोमेटिकली आपको प्राप्त हो जाएगा। भगवान की कोई भूमिका है नहीं सिवाय इसके कि वो घोषित करता है, जैसे जज घोषित करता है, जज की कोई भूमिका,
आपके मृत्युदंड में नहीं है। मृत्युदंड तो आपके काम ने पाया है। आपको जो फांसी के तख्ते पर पहुंचा दिया वो तो आपके काम ने पहुंचाया है। जज अगर किसी को मृत्युदंड देता तो अपने सब दुश्मनों को मृत्युदंड दे देता, उसने किसी को नहीं दिया। ठीक है, तो भगवान निष्प्रह है, निष्पक्ष है। वो निष्पक्ष इसीलिए है क्योंकि वो किसी पक्ष में नहीं है, वो कुछ है ही नहीं, वो कहीं नहीं है, क्योंकि वो तो आप हैं। अपने कर्मों से अपने को मृत्यु और अमृत्यु की ओर ले जाते हैं। ठीक है, तो आप तय करते हैं। ईश्वर तो चाहता ही है कि आप अमृत्यु की ओर जाएं। वो क्यों चाहेगा कि आप मृत्यु की ओर जाएं? ये तो आपका डिसीजन है। ठीक है, तो कोर्ट कुछ भी अपने आप नहीं करता, और ये बेसिक विश्वास है जो आपको अपने मन में रखना चाहिए। इकोलॉजी इन्वायरमेंट पर जो कोर्ट ने कहा वो तो किताबों में लिखा है। ठीक है, उसके लिए बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। कैसे लिखे ये ज्यादा चिंता की बात है। ठीक है, तो आप देखें कि कानूनी स्थिति क्या है। तो सबसे पहले जब कानूनी स्थिति देखें तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखें। सबसे पहले आपको वही देखना चाहिए। तो आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 21 नहीं है। फिर आपको केशवानंद भारती की बात याद रखनी चाहिए कि देयर इज अ बैलेंस इन बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट, एंड दीज आर द टू टूल्स। ये दो उपकरण हैं, दोनों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट। बाय यूजिंग बोथ ऑफ दीज टू, ठीक है, वी विल एस्टेब्लिश दैट, ठीक है, हम दो संवैधानिक व्यवस्था निर्मित करेंगे इन दोनों उपकरणों के माध्यम से जो प्रियम्बल में बताई गई है। और ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में कहा है। तो आपको अनुच्छेद 21 के अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी उस ओर देखना चाहिए, वह स्थिति क्या है। जब भी आप किसी इशू को लिखें तो वहां आप देखेंगे तो अनुच्छेद 47 जो लोक स्वास्थ्य की बात करता है, और इन्वायरमेंट से व्यक्ति विशेष इसका स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, लोक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ वही प्रभावित होगी। इसलिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करने की जो प्रेरणा है, यह अनुच्छेद 21 के अलावा 47 और 48A जो वन्य जीव, जो इकोलॉजी का हिस्सा है, ठीक है, वन, नदी, इस सबके संरक्षण की बात करता है। तो 3 आर्टिकल आ गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी मुख्यतः। और अगर इंटरकनेक्टेड करके देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन 3 तो मुख्य आ गए, 47, 48A और 37। इसे तो भूल ही नहीं सकते क्योंकि 37 कहता है कि गाइडिंग प्रिंसिपल होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में जो कुछ कहा है वो। ठीक है, लेजिस्लेचर के लिए भी और एग्जीक्यूटिव के लिए भी। और चूंकि एग्जीक्यूटिव अपना काम ठीक से नहीं करेगी तब मसला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इतना बताएगा कि एग्जीक्यूटिव अपना काम ठीक से नहीं कर रही है और ठीक तरीका काम करने का यह है। वो सिर्फ इतना बताते हैं, कोई छोटा और बड़ा इस ढंग का कोई कॉन्सेप्शन नहीं है। ठीक है ना, इस ढंग से सोचा जाता है। तो 2 आर्टिकल आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, बल्कि 3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी मिल गए, 37, 47 और 48A। फिर आगे देखिए,
आप भारत के नागरिक, जो एग्जीक्यूटिव में है वे भी भारत के नागरिक, जो जुडिशरी में बैठे हैं वे भी भारत के नागरिक। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जरा उनकी ओर भी देखिए, वो क्या कहती हैं। तो जब उस ओर आप देखेंगे तो 51A सबसेक्शन जी वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात करेगा। तो इतने आर्टिकल निकल आए हैं जो पर्यावरण संरक्षण की बात करेंगे, और इन्हीं प्रोविजंस का उपयोग करके माननीय उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण के संबंध में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना, यानी पोषणीय विकास, इस सिद्धांत को जन्म दिया। और पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, यानी प्रदूषक भुगतान करेगा, इन दोनों प्रिंसिपल्स को जन्म दिया है। ट्रस्टीशिप का प्रिंसिपल, न्यासिता का सिद्धांत, इसको जन्म दिया है। ठीक है, 3 प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने जन्म दिए हैं पर्यावरण के संरक्षण के लिए। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण के मामले में कोर्ट ने जो बर्डन ऑफ प्रूफ है इसको बदला है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वेल्लोर सिटीजन्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कहा कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, ठीक है, इकोलॉजी या एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने के संबंध में, तो वो प्रदूषक पर होगा कि प्रदूषक ये तय करे, ये साबित करे कि उसने कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से, ठीक है, पर्यावरण को नुकसान हुआ है। उसने उसकी सारी गतिविधि ठीक थी, और अगर वो ये साबित करने में असफल हो गया तो हम ये मानेंगे कि आप ही के कारण प्रदूषण हुआ है और आपको कंपनसेशन देना होगा। ठीक है, और मुकदमे का नाम हम भूल रहे हैं, आप किताबें देखेंगे मिल जाएगा। उसमें यह भी कह दिया है कि सिर्फ जो रिस्टोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट है, यानी जहां पर आपने प्रदूषित किया था पर्यावरण को, ठीक है, जिसकी वजह से नुकसान हुए, ठीक है, उसे ठीक वैसा करने में जितने पैसे लगेंगे वो तो आप देंगे ही देंगे, साथ ही इसे सिविल ट्रॉट समझा जाएगा, सिविल रॉन्ग समझा जाएगा। ये बहुत बड़ी बात, नए ट्रॉट को जन्म दिया है। ठीक है, आपने कहा था जब अपकृत्य विधि हम पढ़ा रहे थे कि सामंत क्या कहता है, ये अपकृत्यों की विधि है, और विनफील्ड क्या कहता है, ये अपकृत्य की विधि है, ये अपकृत्य विधि है, और दोनों का उपयोग होता है। अगर हम सामंत को मान लेंगे, विनफील्ड को नकार देंगे, तो स्थिति जो बनेगी कि आज तक जितने अपकृत्य खोजे गए हैं सिर्फ उतने ही अपकृत्य रह जाएंगे, क्योंकि ये अपकृत्यों की विधि है। इसका मतलब जितने अपकृत्य जाने जा सकते थे, खोजे जा सकते थे, सब खोज लिए गए, और अब नवीन अपकृत्य की गुंजाइश ये शेष नहीं बची। और अगर हम कहेंगे ये अपकृत्य विधि है, ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि इस विधि में कुछ ऐसा है, ठीक है, जो मौजूद होने की दशा में किसी भी कृत्य को अपकृत्य मान लिया जाएगा। ठीक है, इस सिद्धांत को हम मान्यता देंगे, और अगर हमने इसको मान्यता दी और सामंत को बाहर कर दिया तो इतने अपकृत्य पैदा हो जाएंगे कि मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी, और वो असंभव स्थिति होगी। और हमने आपसे कहा था कि इसीलिए एक संतुलित दृष्टिकोण ये अपनाया है, और संतुलित दृष्टिकोण में क्या, हमने विनफील्ड को भी लिया, हमने सामंत को भी लिया, दोनों परिभाषाएं हमने स्वीकार की, यह अपकृत्यों की विधि है, यह अपकृत्य विधि है।
विनफील्ड के हिसाब से हम देखते हैं कि जब कोई कृत्य समाज को नुकसान पहुंचाता है तो हम उसे अपकृत्य घोषित करते हैं, लेकिन हम सामान्य का भी ध्यान रखते हैं। सामान्य कहता है ये अपकृत्यों की विधि है, इसका मतलब अपकृत्य पहचाने जा चुके हैं। तो इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है कि जैसे ये अपकृत्य जो अब तक मान्यता प्राप्त हैं, वे जिन दशाओं और परिस्थितियों में अपकृत्य की मान्यता प्राप्त किए हैं, वो दशा और परिस्थिति जब किसी अपकृत्य के बारे में उत्पन्न होने लगे और उत्पन्न हुई या नहीं हुई, इसके लिए हम विनफील्ड की परिभाषा को उपयोग करेंगे कि यह अपकृत्य है या नहीं। टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ दैट एक्ट वी विल यूज द डेफिनेशन गिवन बाय विनफील्ड। लेकिन हम उसे अपकृत्य के तौर पर मान्यता दें या न दें, ठीक है, टू रिकॉग्नाइज दैट एज अ ट्रॉट वी विल ठीक है एक्सरसाइज द डेफिनेशन ऑफ सामंड। ठीक है, हम जब ये देखेंगे कि जैसे उपेक्षा जब इतनी बढ़ गई समाज में कि लगा कि नहीं इसे ट्रॉट बनाना ही होगा, अन्यथा समाज को रेगुलराइज नहीं किया जा सकता, तब हमने उसे ट्रॉट की मान्यता दी। तो आज की डेट पर इकोलॉजिकल प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि कोर्ट ने इसे सिविल रॉन्ग मान लिया है, सिविल रॉन्ग, और सिविल रॉन्ग मीनिंग देयर बाय ट्रॉट। तो अब यह कहा है कि पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, इसके अंतर्गत न सिर्फ रिस्टोरेशन ऑफ इन्वायरमेंट करना पड़ेगा, बल्कि यू विल बी बाउंड टू पे द कंपनसेशन to the victims of that ecological disturbance। नई बात है, बर्डन ऑफ प्रूफ बदल दिया, ठीक है, ट्रॉट घोषित कर दिया। और बात शुरू कहां से होती? यमती मेहता। और यमती मेहता ये एक्टिविस्ट, देयर आर नंबर ऑफ डिसीजंस ऑन द इशू ऑफ एनवायरनमेंट एजिटेटेड बाय यमती मेहता। तो यमती मेहता सबसे पहले जहां पर बोले हैं वो 1988 यमती मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988 और गंगा प्रदूषण। ठीक है, ये भी खूब पूछा जाता है कि यमती मेहता गंगा के प्रदूषण से संबंधित जो उनका मुकदमा है, यानी बहुत सारे नदी नाले गंदे, इंडस्ट्री का पानी सब गंगा में गिरा रहे थे। तो पहली बार 1987 में यमती मेहता के केस में जो डायरेक्शंस थे गंगा प्रदूषण के संबंध में, ठीक है, वो जारी किए गए थे। विस्तार से इन सारे केसेस के बारे में आप गूगल, एआई, चैट जीपीटी कहीं भी डाल लेंगे, सब जगह मिलेगा। हमने कहा ना, मेरा काम आपको डिटेल्ड एक एक चीज बताना नहीं है, ठीक है, मेरा काम सिर्फ इतना है कि क्या है, कैसे है, वो आपके सामने रखा जाए। दूसरा मुकदमा जो यमती मेहता का बहुत प्रसिद्ध है वो 1997 का है, यमती मेहता वर्सेस कमलनाथ 1997। इसमें कहा ट्रस्टीशिप का प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, इसको अपनाना चाहिए, ठीक है, और पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल ये भी इसी में आया, इसलिए इसका बड़ा महत्व है। तीसरा यमती मेहता का है 2001 या 2003 का, जिसमें दिल्ली में डीजल वाहन नहीं चलेंगे ये कह दिया, ठीक है। तो ये यमती मेहता खूब पूछा जाता है। यमती मेहता के नंबर ऑफ डिसीजंस हैं, लेकिन ये बड़े प्रमुख हैं। ट्रस्टीशिप का प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, तो ट्रस्टीशिप के प्रिंसिपल में यह कहा है कि जल, जंगल, जमीन, हवा, धूप ये नेचर के गिफ्ट हैं, ये प्रकृति के उपहार हैं, और ये मानव जाति को है,
इस पीढ़ी की मानव जाति को नहीं है, मानव जाति को। हमने कहा था आपसे कई बार कि मानव की आयु है, मानवता की कोई आयु नहीं है। मानव मरता है, मानवता नहीं मरती। तो ये जल जंगल जमीन, हवा और धूप, ये इस पीढ़ी की संपत्ति नहीं है, ये मानवों की संपत्ति है। जो आपसे पूर्व थे, अगर उन्होंने इसे अपना माना होता तो ये आपको नहीं मिली होती, और अगर आप इसे खत्म कर देंगे तो आने वाली पीढ़ियों को नहीं मिलेगी, और आने वाली पीढ़ियां आप ही के समान इसकी अधिकारी हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ये आप स्वामी नहीं है, आप सिर्फ न्यासधारी हैं। और चूंकि सरकार को आपने अपना प्रतिनिधि चुना है, इसलिए सरकार न्यासधारी है। ठीक है, जल जंगल जमीन, हवा और धूप जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इसके ट्रस्टी हैं कौन? गवर्नमेंट, सरकार। ये न्यासधारी है। और अगर ये विकास करते समय इस बात का ध्यान नहीं रखते कि जल जंगल जमीन, हवा और धूप, इस पर क्या असर आएगा, ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव, और यदि निगेटिव असर आ रहा है तो निगेटिव असर को कम, नकारात्मक असर को कम करने का उपाय नहीं करते हैं। और अगर मानिए नकारात्मक असर नहीं भी आ रहा है तो इनकी ये जिम्मेदारी है कि फिर भी ये सकारात्मक कृत्य करते रहें। ठीक है, काहे के हित में? इकोलॉजी के हित में, पर्यावरण के हित में, जल जंगल जमीन इसके हित में, क्योंकि ये न्यासी हैं, ये न्यास का अपभंग नहीं कर सकते। ठीक है, न्यास का अपभंग ये अपराध भी है, ठीक है ना, और सिविल दोष भी है। तो आप न्यासधारी हैं, आप न्यास का अपभंग नहीं कर सकते। आने वाली पीढ़ियों के लिए आपने इसको धारित कर रखा है। ये बात उन्होंने डिसाइड की है किसमें? यमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ। और ये कहा कि अगर आपने कर ही दिया, आपने मीनिंग कर, किसी ने कर ही दिया और आप निष्क्रिय बने रहे तो आपको, यानी जिसने भंग किया, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, वो भुगतान करेगा। काय के लिए? फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ दैट इन्वायरमेंट। ठीक है ना। और अब तो यहां भी स्थिति आ गई, यू विल पे द कंपनसेशन टू द विक्टिम्स ऑफ, ठीक है, दैट इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। इवन कर्नाटका का एक मुकदमा आपकी किताबों में, ठीक है, कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वर्सेस सी के छप्पा जाने ऐसे करके कुछ नाम, उसमें कर्नाटका इसके एक गांव के, ठीक है, चरागाह, इसको गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया इस रूप में विकसित करने के लिए अपने कब्जे में लिया। गांव के निवासी वहां पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस इससे होगा, हमारे पशुओं के लिए खाना तो खत्म होगा ही होगा, साथ ही पर्यावरणीय नुकसान वो भी होंगे। कोर्ट ने फिर सारी बातों को कहते हुए ये ऑर्डर दिया कि हमेशा इस मुकदमे में ये डायरेक्शंस आए कि अब जब भी कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो गवर्नमेंट हमेशा असेस करेगी कि क्या इसको
इनकॉर्पोरेट करने से, इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इनकॉर्पोरेट करने से पर्यावरण को नुकसान होगा, और यदि होगा तो उसकी प्रतिपूर्ति कहां से होगी, कैसे होगी? बिना इसके कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, फाइनलाइज नहीं होगा, बनाया नहीं जाएगा। और अब तो और आगे गए हैं, शायद वेल्लूर, ठीक है, वेल्लूर वाले मुकदमे में ही, वेल्लूर सिटीजन्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शायद इसी मुकदमे में या किसी और में, ठीक है, हो सकता कोई और हो, उसमें यह भी कहा है, नहीं हाँ उसमें कहा है आंध्र प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस एमबी नायडू, ठीक है, इसमें कहा है कि क्या करना चाहिए, जो विभिन्न एडजुडिकेटरी बॉडीज हैं, विभिन्न न्यायिक निर्णयों को करने वाली या न्यायिक प्रक्रिया को चलाने वाली संस्थाएं हैं, पर्यावरणीय मुद्दों पर, उनमें पीठासीन अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज या एक्टिंग जज ये होना चाहिए। आप कहेंगे इससे क्या होगा? इससे जिस आदमी का विजन बड़ा होता है, वो जब किसी विषय पर विचार करता है तो परिणाम अलग होते हैं, और जिसका विजन छोटा होता है वो उतना बढ़िया विचार नहीं कर सकता। और साथ ही साथ कहा कि टॉप लेवल के साइंटिस्ट वो भी उस पीठ में होने चाहिए, ताकि पर्यावरणीय इश्यूज से और अच्छे से निपटा जा सके। अब जरा आप ये बताइए हमें कि जब आप पर्यावरण पर लिखते हैं तो यमसी मेहता को छोड़कर कुछ लिखा आज तक? ठीक है, ये नए डेवलपमेंट, अगर आपने ये नहीं लिखे तो आपको क्यों, आप वही न्यासिता का सिद्धांत, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इससे आगे नहीं बढ़ते, ठीक है। और जो नई बातें आई हैं, कोई बात नहीं होती आपके जजमेंट, आपके उत्तर में। और पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, इसका भी सिर्फ जिक्र होता है, ये क्या है, ट्रस्टीशिप का प्रिंसिपल क्या है, इस सब से आपका कोई मतलब नहीं। और फिर आप सोचते हैं कि आपको नंबर मिले, कैसे मिलेगा? आपको परीक्षक से नंबर छीनने हैं, ठीक है। दूसरा, नॉइज पॉल्यूशन, वो भी इसी में माना है कोर्ट ने। उन्होंने कहा सबसे बड़ी समस्या ये, और ये तो हम अपने आसपास भी देखते हैं कि नॉइज पॉल्यूशन को पॉल्यूशन ही नहीं मानते, ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन को पॉल्यूशन मानते ही नहीं हिंदुस्तान में। जबकि नॉइज पॉल्यूशन अनुच्छेद 19(1)(a) इस पर भी प्रभाव डालता है। अभी कई बार हमें ही छुट्टी करनी पड़ती है, लगा दिया लाउड स्पीकर, बज रहा है, अब हम कन्वर्जेशन ही नहीं कर सकते, ठीक है, हम आपसे बात ही नहीं कर सकते क्योंकि इतनी तेज आवाज पे बज रहा है। और जबकि 19(1)(a) मेरी प्राण एवं वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ 8-9 आधार जो अनुच्छेद 19(2) में वर्णित है उन्हीं पर सीमित हो सकती है, बाकी नहीं। और आप जाइए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो ये कानून में जरूर लिखा, लेकिन वहां भी हो सकता है आपको कोई ऐसा जज मिल जाए वो जो अनऑफिशियली आपसे कह रहे कहां यार चले आए, छोड़ो यार, वापस ले लो। जब आप अड़ जाएंगे कि नहीं नहीं हम तो नहीं लेंगे, तब भले ही वो कुछ करें, वहां भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, ठीक है। और देखिएगा, हम तो चाहते हैं जिनके लिए हम कह रहे हैं वो सुन लें। ये आप रात में सो रहे होंगे, हमारे अड़ोस पड़ोस कुछ लोग रहते हैं जो ऐसे वोकेशंस में, ऐसे व्यापारों में इन्वॉल्व हैं, जो बारात के सीजन में, शादी के सीजन में 1:30-2 बजे तक चलते हैं। वो जब अपने घर लौट के आएंगे तो वहीं गली से हार्न पे उंगली रख लेंगे और यहां तक खड़े खड़े हार्न ही बजाते रहेंगे, 2 बज रहा है रात का, ठीक है, पूरा मोहल्ला जग जाएगा। और मजेदार यह है कि उनके घर में कोई नहीं जगेगा, पता नहीं कुंभकर्ण की नींद होती है, क्या होता है, ठीक है। कुत्ते भौंकना शुरू, 5 मिनट के अंदर आपका नाश हो गया। अब 2 बजे
आपको इस ढंग से जगा दिया गया तो अगले दिन ना आप काम कर सकते हैं, आपकी नींद। इवन डॉक्टर्स तो ये कह रहे हैं कि आपके अंदर हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये बदल जाएंगे, ठीक है, और आप अवसाद, एंजाइटी, ठीक है, इसके भी शिकार होंगे। और ये हो कैसे रहा? नॉइज पॉल्यूशन। और वो क्या कर रहे हैं? हारन ही तो बजाया। वो इतने मूर्ख हैं कि उन्हें इतनी तमीज नहीं कि आपकी जेब में फोन रखा है, आप रिंग करिए ना, ठीक है, आपके घर में जो होगा उठाएगा, सिर्फ उसी की नींद खराब होगी। और उसकी खराब होनी चाहिए क्योंकि वही तो पैसे जो आप कमा के आए हो उसका फायदा ले रहा है, हमारी क्यों खराब हो? लेकिन आप कह के देखो सोसाइटी में, हम तो कहते हैं, हम तो कहते जरूर, हम तो फोन भी कर देते हैं पुलिस को तुरंत, ठीक है, हम तो तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। और मजेदार है, पुलिस आती बहुत जल्दी है, ठीक है। नॉइज पॉल्यूशन को पॉल्यूशन ही नहीं मान रहे, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं कि आबादी के इलाकों में 10 से 6 तक हारन बजेगा ही नहीं, बजेगा ही नहीं, ठीक है, लाउड स्पीकर बजेगा ही नहीं 10 से 6। और 10 से 6 के बीच, इसके 10 से 6 को छोड़कर जो समय बच रहा है उसमें भी नियंत्रित आवाज में बजेगा। वो नियंत्रित हमें याद नहीं है कि वो कहां, कौन सी सीमा उन्होंने बताई है, लेकिन उस सीमा तक ही बजेगा, उसके अलावा नहीं, उसके आगे नहीं। क्योंकि कहा कि म्यूजिक एंड नॉइज, इसमें फर्क है। जो आपको खुशी दे, आपके मन को अच्छा करे, वो म्यूजिक है। जो आपको कष्ट दे, पीड़ा दे, वो म्यूजिक नहीं, शोर है। और एक के लिए जो म्यूजिक है दूसरे के लिए शोर हो सकता है, ठीक है ना। बज रहे हैं अताउल्लाह खान, आपके लिए म्यूजिक हो गया, हमारे लिए तो शोर है, ठीक है, लेकिन ये कर रहे हैं। तो नॉइज पॉल्यूशन के संबंध में कोर्ट ने कहा है, यद्यपि नॉइज पॉल्यूशन के संबंध में फैक्ट्री एक्ट, ठीक है, आईपीसी में न्यूसेंस से संबंधित जहां पे प्रोविजन थे पहले 278, 79 वहां पे थे, मेरे ख्याल से 291, 92 या 290, 91, वहां नॉइज पॉल्यूशन के संबंध में आपको प्रोविजन मिल जाएंगे। सीआरपीसी में 133 है, 133 एक है, 133 है। ये सारे नॉइज पॉल्यूशन के संबंध में ही प्रोविजन है जो अब बीएनएसएस में भी है, ठीक है। और नॉइज, इसकी पहचान उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अति संवेदनशील व्यक्ति के दृष्टिकोण से नहीं की जाएगी, एक युक्ति संगत मनुष्य के, एक युक्ति संगत मनुष्य। चलिए आपने एक आध बार हारन बजा दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उंगली रखें, आपको आश्चर्य होगा कि हारन, इसका उपयोग, ठीक है, बहुत आपात स्थिति में किए जाने की कल्पना की गई। और आप जरा सड़क पे निकले, 3 बुल पायलट ऐसा बने हैं, एस्ट्रोनॉट, ठीक है, जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो बन गए, उसके बाद हारन पे ऐसे उंगली दबा ली और बस चले जा रहे हैं। और मजेदार है, पुलिस रोक नहीं रही, क्योंकि पुलिस के लिए नॉइज पॉल्यूशन ही नहीं है, पॉल्यूशन ही नहीं है। और अभी इतना शिक्षित नहीं हो पाए हैं हम कि हम नॉइज पॉल्यूशन को पॉल्यूशन माने, लेकिन कोर्ट ने यह कहा है कि नहीं, नॉइज पॉल्यूशन है। और आप विभिन्न अधिनियमों में नॉइज पॉल्यूशन के संबंध में व्यवस्था है, लेकिन एक सिंगल एक्ट बनाए, जैसे आपने विभिन्न विषयों पर, ऐसे ध्वनि प्रदूषण पर एक सिंगल एक्ट आना चाहिए जिसमें ध्वनि प्रदूषण से संबंधित सभी पक्षों पर बात होनी चाहिए, क्योंकि ये इकोलॉजी को, इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है। और जीवन की स्वतंत्रता, जीवन को गुणवत्ता युक्त जीवन ये नहीं होने दे रहा है। तो ये कंक्लूडिंग था, ठीक है। अनुच्छेद 21 में अन्य, जैसे टेलीफोन टेपिंग, ये नहीं होगी। टेलीफोन टेपिंग के लिए टेलीग्राफ एक्ट, क्योंकि ये तो थोड़ा ना है
टेलीफोन टेपिंग उन्होंने कहा कि मनुष्य की राइट टू प्राइवेसी इसका भी भाग है, क्योंकि वो अगर उसे ये पता हो कि कोई बात कर रहा है तो भले ही वो कोई टेप कर रहा है तो भले ही वो कोई अश्लील या गलत बात नहीं कर रहा, फिर भी संभल कर बात करना शुरू कर देता है। तो ये एक प्रतिबंध है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, ये राइट टू प्राइवेसी का भाग है, ठीक है। और दूसरी बात, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी विपरीत प्रभाव डालता है। तो दोनों ही दृष्टिकोणों से राइट, ठीक है, ये हमारा राइट है कि हमारा टेलीफोन टेप न किया जाए, लेकिन कोई राइट आत्यंतिक नहीं है। प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता में शामिल है, लेकिन प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ली जा सकती है, बशर्ते विधि और उसकी प्रक्रिया युक्ति संगत हो। तो इसके लिए टेलीग्राफ एक्ट बना हुआ है। टेलीग्राफ एक्ट में ग्राउंड्स वो लगभग वही है जो अनुच्छेद 19(2) में है, यानी भारत की एकता, अखंडता, और ये उसमें ये कहा गया इन ग्राउंड्स पर आपकी स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है, लेकिन किस ढंग से किया जाए, प्रक्रिया क्या हो, ये प्रक्रिया वहां नहीं दी गई टेलीग्राफ एक्ट में। तो उसके लिए कोर्ट ने इनिशिएटिव लिए अनुच्छेद 21 में, और प्रक्रिया बनाई है कि सबसे पहले भारत सरकार का जो सचिव स्तर का अधिकारी होगा उसी के आदेश से होगा, गृह विभाग के सचिव स्तर के अधिकारी उसी के आदेश से टेलीफोन टेपिंग किसी की जा सकेगी, और ग्राउंड्स वे होंगे जो टेलीग्राफ एक्ट के सेक्शन 5 में वर्णित। और अगर मानिए आपात की स्थिति और सचिव महोदय उपलब्ध नहीं तो ज्वाइंट सेक्रेटरी कम से कम उसी के आदेश से होगा। उसके बाद आपने कर दिया, कोई बात नहीं, फिर रिव्यू करेगी कमेटी, रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाए कि इन्होंने ठीक आदेश दिया था या नहीं, और अगर पाएंगे ठीक नहीं दिया तो फिर हटेगा। टेलीग्राफ एक्ट में सेक्शन 7 है, वो रूल्स बनाने के सेंट्रल गवर्नमेंट को ताकत दे रहा है। तो कोर्ट चूंकि कुछ कह नहीं सकता, इसलिए कोर्ट ने ये कहा कि आपको बना देने चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अधिकार ये आपको प्राप्त हुए हैं, वो राइट टू रेपुटेशन हो, बहुत सारे अधिकार आपको मिले हैं, ठीक है। उनकी विस्तार से चर्चा जितनी हो सकती थी वो आपसे की गई। शेष आज अनुच्छेद 21 को समाप्त मानेंगे, कल से हम लोग अगली क्लास में 22 की बात करेंगे। देखें